अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। और बेटा हमारा डिस्कशन चल रहा था एम्प्लॉई बेनिफिट्स का, और हमने पिछले वीडियो के अंदर ये बड़ा डिटेल में देखा कि व्हाट आर एम्प्लॉई बेनिफिट्स। एम्प्लॉई कौन होता है, एम्प्लॉई बेनिफिट्स अराइज होते हैं, ऑब्वियसली बात है एम्प्लॉयमेंट से अराइज होते हैं। और हमने देखा था शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स को हमने ज़रा गौर से देखा, और शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर कोई खास टेक्निकल डिस्कशन नहीं थी, बेसिक सी डिस्कशन थी। और वो डिस्कशन क्या थी कि सर जो भी एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अक्रू हो रहे हैं, जो शॉर्ट टर्म में एम्प्लॉय को मिलने हैं, शॉर्ट टर्म में इसका मतलब, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, विद इन अ स्पैन ऑफ 12 मंथ्स, विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, ये हम सबको अच्छी तरह से पता है। तो सर जो भी बेनिफिट्स एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ने शॉर्ट टर्म में देने हैं, उसकी अकाउंटिंग में तो कोई खास टेक्निकल चीज़ है नहीं। एम्प्लॉयर ने कॉस्ट इनकर कर ली है, एम्प्लॉय के पार्ट पर वो इनकम अर्न हो गई है, एंटिटी उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, और जैसे ही पेमेंट का टाइम आएगा उसको पे हो जाएगी, लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी जनरेट हो जाएगी, एंड दैट शॉर्ट टर्म लायबिलिटी विल बी पेड टू द एम्प्लॉय, जिसके अंदर सैलरी का अक्रूवल हो सकता है, बोनस का अक्रूवल हो सकता है, जिसके अंदर हमने देखा था कंपनसेटेड एब्सेंसेस हो सकती हैं। आपको याद होगा हमने बड़ा डिटेल में देखा कंपनसेटेड एब्सेंसेस को, हमने बड़ा डिटेल में देखा, और ये सारी की सारी डिस्कशन हमारी पिछले सेशन में हो गई है। ठीक है बेटा, अब इस वीडियो के अंदर बेटा हम सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को फोकस करने वाले हैं, जो इस चैप्टर की, जो इस टॉपिक की जान कंसिडर की जाती है, यानी कि जो आपके पर्सपेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बात है कि एग्जामिनर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स को ना वो वेटेज देता है, ना वो डिस्कशन में इतना लेकर आता है। तो जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अच्छा भाई, और पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में आप डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे दो चीज़ों को जिसको हमें बड़ा डिटेल में, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से समझना है। वन इज डिफाइंड contribution plan and the other one is defined benefit plan। हमने ये देखना है कि ये स्कीम्स हैं क्या, इनकी अकाउंटिंग होगी कैसे, ठीक है, इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन उससे भी पहले हम जिस चीज को आम फहम में, आम अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे बेटा, वो है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स का कॉन्सेप्ट। व्हाट इज अ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट? अच्छा देखो, एक तो होगा ना शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स, जो हमने देखा कि एम्प्लॉई ने सर्विसेज दी, एम्प्लॉई ने अपनी सैलरी अर्न की, महीना खत्म हुआ, कंपनी ने अक्रूवल किया, जैसे ही अगला महीना आया पे कर दिया। और बैलेंस शीट डेट के ऊपर अक्रूवल में आमतौर पर वही सैलरी होगी जो लास्ट मंथ की सैलरी ड्यू है। मिसाल के तौर पर अगर जून ईयर एंड है, 30 जून का ईयर एंड है, तो हमने कहा सर उस महीने की जो सैलरी अक्रू होगी वो जैसे ही नेक्स्ट ईयर शुरू होगा वो पे हो जाएगी अक्रू आपको। लेकिन 30 जून 2000 अगर तो ईयर एंड है 30 जून 2023, तो 30 जून 2023 को ईयर एंड पर आपको अक्रूवल करना पड़ेगा उस मंथ की सैलरीज का, विच विल बी पेड इमीडिएटली व्हेन द नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट मंथ विल स्टार्ट। ठीक है भाई, वो बोनस भी हो सकता है, बोनस अक्रू किया आपने, जून में अक्रू कर लिया और जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में पे कर दिया, शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं। तो सर ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट क्या है? अच्छा भाई, ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हमने एम्प्लॉय को अभी नहीं देने। सर अगर हमने एम्प्लॉय को ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स अभी नहीं देने, तो हमने कभी देने हैं? कब देने हैं हमने? एज द नेम सजेस्ट्स, we have to give these benefits to the employee after retirement, ठीक है, या आफ्टर, यूं कह लो, अगर मैं इसको आम फहम अंदाज में करूं, आफ्टर सीजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर ये रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे बेनिफिट्स, अभी नहीं मिल रहे, शॉर्ट टर्म में नहीं मिल रहे, विद इन अ पीरियड 12 मंथ्स नहीं मिल रहे। कब मिलेंगे? सर रिटायरमेंट के बाद मिलेंगे।
कब रिटायर होगा हमें नहीं पता, कब रिटायर होगा, हो जाएगा कभी ना कभी, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। कब छोड़कर जाएगा पता नहीं, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल बाद छोड़कर जाएगा, हमें नहीं पता कब छोड़कर जाएगा। लेकिन जब भी छोड़कर जाएगा हमें ये बेनिफिट्स देने हैं। क्यों देने हैं सर? क्योंकि हमने वादा किया, वी हैव प्रॉमिस्ड फॉर सर्टेन बेनिफिट्स। अच्छा, अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वो बेनिफिट्स क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, थोड़ा उस पर डिस्कशन होगा, किस नेचर के होते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है ये काफ़ी स्टूडेंट्स को पता भी होता है, दे हैव सीन देयर कजन्स, दे हैव सीन देयर पेरेंट्स डूइंग अ जॉब, दे हैव सीन देयर पेरेंट्स getting a lot of benefits after retirement, or when they switch the job, when they change the job, when they quit the job, they get a lot of benefits. What are those benefits? हमने आमतौर पर नाम भी सुना होता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुटी फंड, पेंशन फंड। सर प्रोविडेंट फंड से अमाउंट मिल रही है, ग्रेचुटी मिल रही है, ग्रेचुटी फंड से एक अमाउंट मिल रही है, सर पेंशन फंड से पेंशन मिल रही है। Now let's have a discussion about these benefits. What are these benefits? तो हमने डिस्कशन करना क्या है? हमने डिस्कशन ये करना है कि ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं क्या? सर मिलेंगे कब, कितने मिलेंगे, क्या इनकी लायबिलिटी हमें आज रिकॉर्ड करनी है, और अगर इनकी लायबिलिटी हमें आज रिकॉर्ड करनी है तो सर हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे ये लायबिलिटी? ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड इन द डिस्कशन टू कम इंशाल्लाह। ठीक है बेटा? सो यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, वेरी अटेंटिव, वेरी कंसंट्रेटेड when we are discussing all these elements. ठीक है? And this is the essence of this standard. ठीक है बेटा? हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को। तो पहले हम देखते हैं कि ये क्या हैं, कितनी तरह के हैं, किस किस टाइप के होते हैं, फिर हम अकाउंटिंग पर आएंगे इसकी। आ जाओ भाई, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट। तो उसकी मैं कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स लेता हूँ। ठीक है? अच्छा, वर्ल्ड वाइड भी जाहिर सी बात है इसी तरह की स्कीम्स और इसी तरह के फंड्स ऑपरेट करते हैं, और पाकिस्तान में भी इसी तरह की स्कीम्स और इसी तरह के फंड्स ऑपरेट करते हैं। ठीक है? और जब आप लोग इंशाल्लाह ताला फर्म्स में जाएंगे, कंपनीज में जाएंगे, अपने एक्सपीरियंस हासिल करेंगे, सो यू विल बी लुकिंग एट ऑल दीज टाइप्स ऑफ फंड्स। वी बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आई बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम लोग बहुत सी कंपनीज के इन फंड्स को ऑडिट कर रहे होते हैं। ठीक है? सो let me give the concept first and then we will drill down further on these. Common example. सर ये पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की कॉमन एग्जांपल्स बताइएगा। नंबर 1, प्रोविडेंट फंड। A very common example is प्रोविडेंट फंड। क्या होता है सर ये? मैं बताता हूं क्या होता है। दिस इज अ कंपनी, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं बिफोर ड्वेलिंग इनटू एनी फर्दर डिस्कशन, मैनी ऑफ दीज फंड्स, मैनी कह लो, फ्यू कह लो, few of these funds are required to be established for the benefits of employees. कंपनी है और उस कंपनी के अंदर मिसाल के तौर पर 250 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। कितने एम्प्लॉइज? 250 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है, लॉ की रिक्वायरमेंट होती है। अगर लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं भी है तो भी क्या सर कंपनी ऐसे कोई बेनिफिट फंड्स बना सकती है और अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स दे सकती है? जी बिल्कुल दे सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीज़ें इन परसुएंस ऑफ एनी बेनिफिट कंपलसेटेड बाय लॉ ही हो। लॉ ने ही इसके ऊपर कंपल्जन की हो कि आपने ये फंड बनाना है और अपने, क्योंकि देखो मैंने आपको पहले बताया था कि व्हेन एम्प्लॉय इज़ गिविंग अ सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जब वो सर्विसेज दे रहा होता है तो बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट और लेबर लॉज भी एप्लीकेबल होते हैं जो उसके बेनिफिट्स का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पर कि भाई साल में इतनी छुट्टियाँ मिलेंगी, ठीक है, लोन मिलेगा इन वजूहात की वजह से अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है, या एम्प्लॉयर को कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट फंड क्रिएट करना ही करना है। कौन कह रहा है? लॉ कह रहा। तो अब एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा। लॉ नहीं भी कह रहा, ऐसे भी बहुत से एम्प्लॉयर्स होते हैं जो लॉ नहीं कह रहा उसके बावजूद अपने एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट फंड्स क्रिएट करते हैं। इसका रीज़न क्या है वो डिस्कस करेंगे। 250 एम्प्लॉयज़ इस कंपनी के पास मौजूद हैं, ठीक है भाई।
अच्छा, अब मैं उसमें से मिसाल लूँगा एक एम्प्लॉय की। अच्छा, जो मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊँगा ये एक एम्प्लॉय के साथ नहीं हो रहा होगा, ये सारे एम्प्लॉयज़ के साथ हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर इन 250 एम्प्लॉयज़ में से एक है मिस्टर ए, जिनकी सैलरी है 2 लाख पर मंथ। सर ये मिस्टर ए की सैलरी है 2 लाख पर मंथ। प्रोविडेंट फंड का मैकेनिज्म किस तरह से होता है? सर प्रोविडेंट फंड का मैकेनिज्म इस तरह से होता है कि जो भी मिस्टर ए की सैलरी है, अच्छा एक होती है ग्रॉस सैलरी, एक होती है बेसिक सैलरी। मैं भी उसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा, आपके लिए सैलरी इज सैलरी, ठीक है। एग्जामिनर कहे या मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकली प्रोविडेंट फंड इज अ ट्रस्ट, उसकी डीड कहती है कि भाई प्रोविडेंट फंड बेस करेगा ग्रॉस सैलरी पे, तो ग्रॉस पे परसेंटेज लग जाएगी, बेसिक पे तो बेसिक पे परसेंटेज लग जाएगी। मौका लगा तो हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ ग्रॉस सैलरी एंड व्हाट इज अ बेसिक सैलरी, ठीक है। खैर अभी हम कहते हैं सैलरी, मिस्टर ए की सैलरी है 2 लाख पर मंथ। तो इस प्रोविडेंट फंड का स्कीमा ऐसे चलता है कि मिस्टर ए हर महीने अपनी सैलरी के 10% एग्री करेंगे कि उनकी सैलरी का 10% इस फंड में, सॉरी, एक फंड क्रिएट होगा जिसे हम कहेंगे प्रोविडेंट फंड। अब मिस्टर ए ये एग्री करेंगे कि मेरी सैलरी का 10% इस फंड में जाएगा हर महीने, यानी कि सर कितना गया, 20,000 एवरी मंथ। इसका मतलब कि सर मिस्टर ए को क्या हर महीने पूरे 2 लाख नहीं मिल रहे होंगे? हमने कहा नहीं मिल रहे होंगे। मिस्टर ए को 2 लाख नहीं मिल रहे होंगे। मिस्टर ए की सैलरी में से 10% यानी कि 20,000 कट के फंड में चले गए। क्यों चले गए सर? अगर तो लॉ ने कहा था प्रोविडेंट फंड बनना है तो लॉ की वजह से, और अगर लॉ ने नहीं भी कहा और कंपनी ने एक फंड क्रिएट कर लिया एम्प्लॉय की बेनिफिट्स की वजह से और एक स्कीम क्रिएट कर दी, और उस स्कीम के तहत एम्प्लॉय ने अपनी सैलरी में से 10% इस फंड में डिपॉजिट करना है। अगर एम्प्लॉय उस स्कीम के तहत 10% इस फंड में डालेगा तो एम्प्लॉयर भी एम्प्लॉय के नाम पर उतना ही कंट्रीब्यूशन मैच करेगा। अभी बीच में फ्लड आया ना, उसके बाद फिर जो पाकिस्तान के मैचेस चल रहे थे ना, तो मैचेस के ऊपर ये हो रहा था कि भाई हर विकेट के ऊपर मिसाल के तौर पर पेप्सी 50,000 कंट्रीब्यूट करेगा, हर छक्के के ऊपर पेप्सी 10,000 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है भाई। छक्का बैट्समैन ने मारा, उसके एफर्ट को मैच करेगा पेप्सी। तो हमने कहा सर यहां पर भी इसी तरह की कोई स्कीम चल रही है। एम्प्लॉय डालेगा 10% इस फंड में, तो एम्प्लॉयर क्या कहता है, तेरे बिहाफ पे हम भी 10% डालेंगे, और अगर तूने इस फंड में कुछ पैसे ना डाले तो हम भी कुछ नहीं डालेंगे, अगर तूने 10% डाला तो हम भी 10% डालेंगे। जबरदस्त बात हो गई। तो सर दोनों ने 10% डाला, यानी कि एम्प्लॉयर ने भी 20,000 डाल दिया। तो सर एक महीने में, सिर्फ एक महीने के अंदर दोनों के मिला के कितने पैसे इस फंड में चले गए? हमने कहा 40,000 चले गए। इस तरह 12 महीनों के अंदर, 12 महीनों में 4,80,000 चले जाएंगे। और ये फंड में जो पैसे जा रहे हैं इसका होगा क्या? इसका होगा कुछ नहीं भाई, यूं समझ लो कि एक कमेटी डल रही है, सेविंग हो रही है, एम्प्लॉय की सेविंग हो रही है। और सेविंग भी कैसी, खुद तो पैसे डाल रहा, वो तो सेव हो रहे हैं, उसके पैसे डालने की वजह से एम्प्लॉयर ने बोला तू पैसे डालेगा मैं भी तेरे बिहाफ पे पैसे डालूंगा उतने ही। वाह वाह सर, कौन बेवकूफ़ होगा जो इस स्कीम में पैसे ना डाले? लॉ ने बोले तो डालने ही डालने हैं, और अगर लॉ ने नहीं भी बोला और एम्प्लॉयर कह रहा है कि मैं आपको ऐसा स्कीम दे रहा हूँ, ऐसा फंड बना रहा हूँ, आप इसमें 10% डालो, मैं भी 10% मैच करूंगा हर महीने। और फिर इस फंड में जो पैसे जमा होंगे, एक एम्प्लॉय के 480 हो रहे हैं, कितने? हमने कहा सर एक एम्प्लॉय के हो गए 480, तो इतने सारे एम्प्लॉयज के कितने होंगे? पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज के कितने होंगे? सर ये तो हर महीने करोड़ों रुपए इसके अंदर जा रहे होंगे, और हर साल करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ों रुपए इस फंड में जा रहे होंगे। और जितने इस फंड में जा रहे होंगे वो पैसे उनका क्या हो रहा होगा? हमने कहा वो पैसे कहीं इन्वेस्ट हो रहे होंगे। सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट हो जाएंगे, बैंक में डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्ट हो जाएंगे, और इसके ऊपर सूद और इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक होगी बात? इसके ऊपर इनकम एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। यानी कि ये जो 480, मैं अभी अज्यूम करूं कि 10 साल तक सेम सैलरी है, सैलरी बढ़ी नहीं, बढ़ती है ना सैलरी तो, लेकिन अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सैलरी बढ़ी नहीं है, सेम सैलरी रही है। हमने कहा सर 480
तो 10 साल के बाद ये कितने हो जाएंगे? मैंने कहा सर ये हो जाएंगे 4.8 मिलियन। क्या ख्याल है? 48 लाख। और ये 48 लाख तो सिर्फ कंट्रीब्यूशन अमाउंट है जो इस एम्प्लॉय के नाम पर जमा हो गया, मिस्टर ए के नाम पर। क्या ख्याल है? और सर ये जो पैसे इसमें जा रहे हैं और उसके ऊपर जो सूद भी जमा हो रहा है, तो इसका मतलब कि सर ये तो सिर्फ सूखा सूखा कंट्रीब्यूशन जमा हो गया, साथ में जो इंटरेस्ट उसका जमा हुआ होगा 10 सालों के अंदर, वो भी कोई करीबन 8-9 लाख होगा। मैंने कहा सर बिल्कुल होगा। तो मिला के कितने बने? 5.7 मिलियन। 5.7 मिलियन बन गए। इसका मतलब कि सर अगर एम्प्लॉई 10 साल के बाद अब कंपनी छोड़कर जाता है तो उसको ये फंड के पूरे पैसे मिल जाएंगे जो उसने अपना कंट्रीब्यूशन 10 साल तक डाला, कंपनी ने उसके नाम पर, उसके बिहाफ पर जो कंट्रीब्यूशन 10 साल तक डाला, एक्स्ट्रा सैलरी तो मिल रही है, ये एक्स्ट्रा अमाउंट है। और साथ में सर जो इंटरेस्ट एक्यूम्युलेट हुआ वो भी। तो इसका मतलब कि जब एम्प्लॉय छोड़, अभी हमने इसमें इंक्रीमेंट का तो फैक्टर ही नहीं लिया, जाहिर सी बात है जब सैलरी इंक्रीज होगी 5 लाख होगी तो वो 5 लाख के ऊपर कम एम्प्लॉयर मैच करेगा। सही है? तो 5.7 मिलियन का अमाउंट अब ये एम्प्लॉय अपने घर लेकर चला जाएगा अगर 10 साल बाद ये रिटायर होता है तो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इज दिस अ बेनिफिट? यस, दिस इज सर्टनली अ बेनिफिट। कैसे बेनिफिट है? क्योंकि सर देखें, एम्प्लॉई ने अपने पैसे डाले, उसको अपने ही पैसे बाद में वापस मिल गए, क्या ये बेनिफिट है? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये बेनिफिट नहीं है। जैसे ही एम्प्लॉई ने डाले, एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूशन मैच किया, और अगर एम्प्लॉय ना डालता तो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन को मैच ना करता और ये पैसे एम्प्लॉय के नाम पर इस फंड में ना जाते। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, तो सर क्या ये फंड बनाना जरूरी होता है? इन मेनी केसेस यस, और फंड ही बनाना चाहिए। ठीक है? और लोकल लॉस की अगर मैं बात करूं, बिकॉज आई ऑल्सो टीच टैक्सेशन एज वेल, टैक्सेशन ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के लॉज के मुताबिक जब भी फंड बनाया जाएगा उसको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे। क्यों? सर ये काम तो कंपनी वैसे भी कर सकती है। कंपनी कहे कि ठीक है, हमने एक बैंक अकाउंट बना दिया है और वो बैंक अकाउंट हमने अपनी कंपनी का ही बैंक अकाउंट बना लिया है, और जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है वो उस बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा और हम भी उस बैंक अकाउंट के अंदर ही पैसे जमा कराएंगे, और वो उस बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते रहेंगे और उस बैंक अकाउंट पे सूद भी आता रहेगा, और हम एम्प्लॉय के नाम पे 10% डालते रहेंगे, एम्प्लॉय के भी 10% उस अकाउंट में आते रहेंगे और उस पर सूद भी आता रहेगा, और हमारा ही बैंक अकाउंट है, हमारी ही अम्ब्रेला के अंडर चलता रहेगा। एक अलग से प्रोविडेंट फंड बनाने की क्या जरूरत है? बिकॉज दिस प्रोविडेंट फंड इज अ सेपरेट एंटिटी। ये एक ट्रस्ट, ये ट्रस्ट एक्ट के तहत फॉर्म होती है। प्रोविडेंट फंड जो फॉर्म होता है पाकिस्तान के लॉज के हिसाब से, ये ट्रस्ट एक्ट के तहत फॉर्म होता है। दिस इज अ सेपरेट एंटिटी, और इसको देखते हैं ट्रस्टीज। अच्छा, ट्रस्ट किसको कहते हैं ये मैं आता हूं उसके ऊपर, बट दिस इज अ सेपरेट एंटिटी। यूं समझ लो कंपनी से अलग एंटिटी है। तो सर जरूरत क्या पेश आई कंपनी से अलग एंटिटी बनाने की? कंपनी अपने अम्ब्रेला के तहत ही बैंक अकाउंट खोल लेती, अपने ही नाम से बैंक अकाउंट खोल लेती और उसी बैंक अकाउंट के अंदर पैसे डालती रहती। हमने कहा इसको समझाने के लिए बहुत सिंपल और बेसिक सी मिसाल ये है। मिसाल के तौर पर जब हम छोटे थे बचपन में, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, आप तो माशाल्लाह आजकल मैं स्टूडेंट्स को नोटिस करता हूँ माशाल्लाह से, जितना पैसे मांगते हैं, जो पैसे मांगते हैं अम्मा अब्बा से, 1000 दे दो, 2000 दे दो, 5000 दे दो, so alhamdulillah by the grace of Allah they immediately get whatever the desired amount is. But if I can recall my childhood memories, तो होता ये था कि हम अपने एक एक रुपया जमा करते थे। आजकल मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स में सेविंग की आदत नहीं है। हमारे अम्मा अब्बा ने बचपन से हमें सेविंग की आदत डाली। तो जब हम छोटे थे और ईद आ गई मिसाल के तौर पर, अब ईदी जमा हो रही है सारे रिश्तेदारों से, तो हम क्या करते थे, वो सारी ईदी अपने पास जमा करते होते थे। ईदी हम जमा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर कुरान ख़त्म हो गया, ख़त्म कुरान कर लिया। अब ख़त्म कुरान के ऊपर रिश्तेदार
कुछ ना कुछ आपको पता है एनवेलप्स वगैरह देते होते हैं। अच्छा, कोई क्लास पास हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशन आती थी फर्स्ट सेकंड थर्ड में, तो फिर सारे रिश्तेदार खालाएँ ख़ास तौर के ऊपर वो कुछ ना कुछ गिफ्ट या एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट कोई ना कोई एनवेलप उसके अंदर 1000 2000। सो वी कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग दैट अमाउंट। हम खर्च करने की आदत इतनी ज़्यादा नहीं थी, हम कोशिश करते थे हम जमा करें। अच्छा, अब ऐसा होता है बच्चे जमा करते हैं और कई ऐसे मौके आते हैं कि अम्मा कहती हैं बेटा ये पैसे खो जाएंगे आपके पास से, मेरे पास रखवा दो, जमा होंगे, मैं जमा कर रही हूँ तुम्हारे पैसे, तुम कहाँ इधर उधर रख दोगे। अच्छा भाई, और हम अम्मा के पास पैसे जमा करवाते रहें। और मिसाल के तौर पर मैट्रिक कर लिया। अब मैट्रिक के बाद इंसान के दिमाग में ये है कि यार आज से बचपन से लेकर अब तक पैसे जमा किए हैं, कोई 1 लाख 2 लाख तो बन गए होंगे, चलो यार अच्छा सा आईफोन ख़रीदते हैं। और अच्छा सा आईफोन ख़रीदने के लिए जब अम्मा से पैसे मांगे कि अम्मा आज तक बचपन से आज तक जो हमने पैसे जमा करे हैं वो ज़रा हमें दे दें, फ़ोन लेना है, तो अम्मा का पारा चढ़ जाता है। तू अब मुझसे पैसों का हिसाब मांगेगा? इसी वक्त के लिए तुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, बचपन से लेकर आज तक तुझ पे जितना खर्चा हुआ है चल ला उसका हिसाब दे। अम्मा गुस्से में होती हैं तो कभी ऐसी बातें होती हैं ना। हमने कहा सर ये ख़तरनाक हो सकता है, सारे पैसे अम्मा के पास रखवाना ख़तरनाक हो सकता है। तो इसके लिए बचपन में, अच्छा तो बचपन ही से हमारी अम्मा ने हमें एक छोटा सा सेफ़ दिया था। उस सेफ़ का एक की होती थी, वो घुमा देते थे हम, वो की हमें ही पता होती थी। मुझे मेरी बहन, हम दोनों को अम्मा ने सेफ़ गिफ्ट किया था। सो वी कीप ऑन सेविंग अ अमाउंट इन दैट सेफ़। और हमारे जो पैसे होते थे हमको पता है भाई ये सेफ़ के अंदर पड़े हैं और कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। और ख़ास तौर पर हम बहन भाई में बड़ा कॉम्पिटिशन चलता था, मेरी इतनी ईदी जमा हुई तुम्हारी कितनी हो गई, और अलग अलग, भाई वो गलती से मेरी ईदी मेरी बहन के पास ना चली जाए। सो वी यूज्ड टू कीप इन सेपरेट सेविंग बॉक्सेस। सेविंग बॉक्स में रखने से ये होता है कि सर अब जब ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तो हमारे पैसे हमारे सेविंग बॉक्स में हैं और कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक हो गई बात। सो द सेम एग्जाम्पल होल्ड्स वैलिड इन दिस केस। देखो, कंपनी ने एम्प्लॉय को बोला है कि तुम पैसे डालो और हम तुम्हारा कंट्रीब्यूशन मैच करेंगे, और वो मैच कर रही है कंपनी। लेकिन अगर ये अलग से एंटिटी ना क्रिएट हो और मिसाल के तौर पर फर्ज करो कंपनी के ऊपर कभी बुरा वक्त आ गया, लिक्विडिटी शॉर्टफॉल हो गया, ठीक है, तो अगर ये सेपरेट एंटिटी नहीं होगी तो जो पैसे कंपनी के पास एक अलग बैंक अकाउंट में पड़े हुए, कंपनी क्या करेगी, वो पैसे निकालेगी और इस्तेमाल कर लेगी। और मिसाल के तौर पर अब एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है और उसने कहा ठीक है मैं छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे पैसे बनते हैं 57 लाख रुपए, ज़रा आप निकाल दीजिए। तो कंपनी कहेगी अभी तो हमारे पास कोई पैसे नहीं है, बाद में आना भैया आप, और बाद फिर क़यामत में आएगी। और पाकिस्तान में तो ऐसा बहुत होता है, एम्प्लॉयर देते नहीं पैसे, खा जाते हैं, गबन कर जाते हैं, जो वादा किया उससे मुकर जाते हैं। उसी के लिए लॉ ने एक स्कीम बनाई है, लॉ ने इसका एक मैकेनिज्म बनाया है। एंड व्हाट इज दैट मैकेनिज्म? दैट मैकेनिज्म इज टू क्रिएट अ सेपरेट फंड। इन दैट सेपरेट फंड कंपनी विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट, एम्प्लॉई विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। कंपनी भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी, एम्प्लॉय भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अलग फंड है, अलग एंटिटी है। इसको कहते हैं ट्रस्ट। ये ट्रस्ट एक्ट के तहत बनती है। ट्रस्ट किसको कहते हैं? ट्रस्ट उसको कहते हैं जो किसी के बेनिफिट के लिए, ऐसा इदारा जो किसी के बेनिफिट के लिए काम करे। हम कहते हैं ना सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट। अब वो इदारा किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है? वो अवामुन्नास के बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। उसके बेनिफिशियरी कौन है? अवामुन्नास। इसके इस फंड के बेनिफिशियरी कौन है? एम्प्लॉइज। आर यू गेटिंग दिस? तो सर इसकी रखवाली कौन करता है? इसकी रखवाली करते हैं ट्रस्टीज। अब ये ट्रस्टीज का काम है कि वो कंपनी से टाइम पर कंट्रीब्यूशन ले। एम्प्लॉय छोड़कर जा रहा है, वो ये इंश्योर करें कि एम्प्लॉय को उसकी अमाउंट टाइम पर मिल जाए, जो टैक्स वैक्स काटने हैं वो कट जाएं, जो लीगल या टैक्स की कंप्लायंसेज हैं वो पूरी हो जाएं। इकोनॉमी इंश्योर करेगा, ये ट्रस्टीज इंश्योर करेंगे। इस कंपनी के ट्रस्टीज होंगे इस फंड के, सॉरी कंपनी नहीं कहूंगा, फंड। हालांकि टैक्स की डेफिनेशन में, टैक्स में कंपनी की डेफिनेशन में फंड भी शामिल होता है। अच्छा, तो हमने कहा सर बात हो गई जबरदस्त, इसके ट्रस्टीज होते कौन हैं? तो आपने बड़ा खतरनाक सवाल पूछ लिया। तो अगर मैं आपको बताऊं, मार्केट प्रैक्टिस की बात बताऊं, तो बेसिकली दूध की रखवाली बिल्ली ही कर रही है, और इसके ट्रस्टीज इस कंपनी के ही कोई CFO CEO होंगे। CFO
कंपनी के CFO या डायरेक्टर ही इसके ट्रस्टीज होंगे। खैर, लेकिन कंपनी इस प्रोविडेंट फंड से पैसे निकाल नहीं सकती इतनी आसानी से, ये एक सेपरेट एंटिटी है। आर यू गेटिंग दिस? इसीलिए लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अज्यूम करते हैं कि सेपरेट फंड में ये पैसे जा रहे हैं। अच्छा भाई, तो मैंने आपको फंड का कॉन्सेप्ट बता दिया। अब जब एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा तो उसको पैसे मिल जाएंगे, जो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है वही मिल जाएगा, जो कंपनी का कॉन्ट्रीब्यूशन है वही मिल जाएगा, और जो उस पर सूद जमा हुआ वो भी मिल जाएगा। सर लेकिन कितना सूद जमा हुआ, क्या कंपनी की कोई गारंटी है? मैंने कहा नहीं, कोई गारंटी नहीं। कंपनी ने बोला भाई ये फंड है, इसमें तू कॉन्ट्रीब्यूशन डालता रहे, तू डालेगा हम भी मैच करेंगे, हम भी कॉन्ट्रीब्यूशन डालते रहेंगे, जितना प्रॉफिट होता तेरा नसीब। हमारी लायबिलिटी कितनी है कि हम इस फंड में कंट्रीब्यूट कर देंगे आपके बेनिफिट के लिए, दैट्स इट। आवर लायबिलिटी इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द प्रॉमिस्ड कंट्रीब्यूशन। हमने आपकी सैलरी का 10% मैच कर दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म हुई। अब जो है काला है सफेद है, जितना जमा हुआ है वो तुम्हारा है, अब हमारी मजीद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? तेरे नाम पर जितना जमा हो गया, हमने जितना कंट्रीब्यूट कर दिया, दैट्स इट। हमारी इससे ज़्यादा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इस ट्रस्ट का रूल ये था, इस फंड का मैकेनिज्म ये था, इस बेनिफिट का मैकेनिज्म ये था कि तू अपनी सैलरी का 10 डालेगा, हम तेरी सैलरी का 10 मैच करेंगे, दैट्स इट। हमारी जिम्मेदारी हुई खत्म। हाँ, अगर तेरी सैलरी का 10% तूने फंड में डाला और हमने उसको मैच नहीं किया, वो हमारी जिम्मेदारी है। Our liability is only restricted to the contribution which we know what it is. Are you getting this? मिसाल के तौर पर ये 250 एम्प्लॉइज हैं और उनका महीने का पेरोल है 2.5 करोड़ रुपए, तो 2.5 करोड़ का 10% कंपनी को पता है कि मैंने इस फंड में डालना है, दैट्स इट, हर महीने। क्या ये बात आपको समझ आ रही है मेरे बच्चों? उम्मीद करता हूं कि जरूर आ रही होगी, आसान सी बात है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो मैं ये भी बताता चलूं कि ऐसे फंड को कहते हैं, अगर मैं कहूं कि सर इस फंड को मैं क्या कहूंगा, तो इस फंड को मैं कहूंगा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। यानी कि ये एक ऐसा प्लान है जिसमें कंपनी ने अपने कंट्रीब्यूशन को डिफाइन कर दिया है, ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए। अच्छा सर, ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, लेकिन कंपनी, चलिए अगर लॉ कहता है कि ये फंड होना चाहिए, ये प्लान होना चाहिए, तो ये है, लेकिन अगर लॉ नहीं कहता तो इस फंड की जरूरत पेश क्यों आई? मैंने कहा देखो, अगर लॉ नहीं कहता तो इस फंड की जरूरत पेश इसलिए आई कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट्स देता क्यों है, क्यों देता है? पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को बेनिफिट्स इसलिए देता है कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहे, एम्प्लॉय जान लगाकर काम करे, दिल लगाकर काम करे। लेकिन सर इससे क्या दिल लगा के काम करेगा? ये तो 10 साल के बाद अगर 57 लाख रुपए हो गए तो एम्प्लॉय बोलेगा लाओ भाई पैसे दो, मैं जा रहा हूँ, 57 लाख हो गए। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, एम्प्लॉय तो लालची मखलूक है। बोला जितना हो जाए कम है। उसने बोला 57 हो गए, अब तो मेरी सैलरी 480 नहीं 8 लाख रुपए पहुंच गई है, और अब तो इस फंड में मेरे 80 जाते हैं, एम्प्लॉयर के 80 जाते हैं, तो अब तो मैं हायर सैलरी पर आ गया हूं, तो मैं जितने साल काम करूंगा उतना साल ये फंड फूल के कुप्पा हो जाएगा, और जब मैं छोड़कर जाऊंगा मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़। तो इंसान की लालच देखो खत्म ही नहीं होती ना। मिसाल के तौर पर जो लोग जमा करते हैं, जिनकी जमा करने की आदत होती है, वो तो बोलते हैं भाई बैंक अकाउंट के अंदर जितने ज्यादा पैसे जमा होते चले जाएं उतना अच्छा हमें फायदा होगा। बात तो सही है सर। So this fund basically proves to be an attraction for the employee so that they stay for the long term. जितनी ज्यादा सैलरी होगी, हम तो 10% डालेंगे, हमें हमारा कंट्रीब्यूशन तो वापस मिल ही जाएगा। हमारे कंट्रीब्यूशन को मैच कौन कर रहा? एम्प्लॉयर। किस रेट पर? हमारी सैलरी के रेट पे। ठीक है, सो दिस इज द मोटिवेशन। अच्छा भाई, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान क्यों कहा जाता है? कि कंपनीज लायबिलिटी is only limited to the extent of contributions
promised to have been made to the funds। अभी हम इसको देखते भी हैं। तो कंपनी की लायबिलिटी कितनी है? जितना कंट्रीब्यूशन फंड में डालना है। मिसाल के तौर पर हर महीने कंपनी ने फंड में डालना है 25 करोड़। एग्जाम्पल, मंथली पेरोल है 25 मिलियन का। ये सैलरीज हमें एम्प्लॉय को देनी है। तो अब इस 25 मिलियन की सैलरीज जो हमें एम्प्लॉय को देनी है, हमने कहा सर ये तो सैलरी देनी ही देनी है। एंट्री चेक करते हैं, एंट्री क्या बनेगी। हमने कहा सर पेरोल अगर 2.5 करोड़ का है तो हमने कहा इसकी एंट्री बनेगी सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस, सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस डेबिट 25 मिलियन। सैलरीज एंड वेजेस पेबल क्रेडिट, ये पे करना है। अच्छा भाई, अब सर इसको पे भी कर दें, अभी करते हैं। बल्कि मैं अगर इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लूं, सर ये जो सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंस है इसमें पेबल टू एम्प्लॉइज कितना है, और पेबल टू प्रोविडेंट फंड कितना है। हमने कहा पेबल टू एम्प्लॉइज है सर, इसका 10% तो पेबल टू पीएफ हो जाएगा। कितना? 2.5 मिलियन। तो जो बाकी बचा 22.5 मिलियन, ये हो जाएगा पेबल टू एम्प्लॉइज। यानी कि एम्प्लॉई को ही ये पैसे मिलने थे। ये पैसे किसको मिलने थे? ये एम्प्लॉई के ही हैं पैसे। लेकिन सर चूंकि एम्प्लॉई ने साइन कर दिया है कि ठीक है हमारा कंट्रीब्यूशन काट कर आप फंड में जमा करा दें, तो हम करा रहे हैं। जबरदस्त हो गया। पेबल टू पीएफ, यानी हमने पीएफ को पे करना है। ये फिर होगा क्या? हमने कहा सर फिर होगा सिंपल, भी कुछ भी नहीं, ये पे हो जाएगी अमाउंट, और ये दोनों के दोनों लायबिलिटीज हो जाएंगी डेबिट। पेबल टू एम्प्लॉइज डेबिट हो जाएगा 22.5 मिलियन से, पेबल टू पीएफ 2.5 मिलियन से, क्रेडिट हो जाएगा हमारे पास बैंक। बैंक से पैसा निकल जाएगा हमारा कितना? 25 मिलियन। तो जो बैंक से पैसा निकला उसमें से 22.5 एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में चला जाएगा और 2.5 मिलियन फंड के बैंक अकाउंट में चला जाएगा। कंपनी ने अपना कंट्रीब्यूशन सारे एम्प्लॉयज का 10% का कर दिया। अच्छा, लेकिन सर ये तो नॉर्मल सैलरीज एंड वेजेस थी, अगर फंड में नहीं भी करता तो एम्प्लॉय को देता। स्कीम की वजह से एम्प्लॉय के पैसों में से ये अमाउंट कट के फंड में चला गया। अब सर वो अमाउंट जो एम्प्लॉयर ने मैच करना है, तो हम क्या ये कह सकते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ? और स्पेसिफाई करने के लिए क्या ख्याल है, क्या हम इसको और स्पेसिफाई करने के लिए कह सकते हैं कि दिस इज एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू पीएफ? ठीक है, टू बी मोर स्पेसिफिक, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ पेबल। फिर सर एम्प्लॉयर ने भी तो कंट्रीब्यूशन पे करना है। ठीक है सर, सैलरीज एंड वेजेस में ही डालो। सैलरीज एंड वेजेस के नाम से बोलो, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के नाम से बोलो, सर है ये एक्सपेंस।
ये चलो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के नाम से बोल दो ताकि आपको याद भी रहे। पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एक्सपेंस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेबल क्रेडिट 25 लाख। एक्सपेंस डेबिट हो गया, यानी कि कंपनी की बुक्स में एक्सपेंस चला गया और लायबिलिटी भी चली गई कि एम्प्लॉयर ने फंड को कंट्रीब्यूट करना है। और दूसरी एंट्री के अंदर हम इस लायबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेबल बैंक क्रेडिट। मैंने कहा सर अभी ये पैसे निकल के फंड में चले गए। हाँ, अगर सर ईयर एंड के ऊपर ये पेमेंट नहीं की, देखो हर महीने की है ना, अगले महीने के अंदर हो ही जाएगी। मिसाल के तौर पर दिस इज द ब्रैकेट ऑफ द ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 22 से 30 जून 23। भाई जुलाई का कंट्रीब्यूशन अगस्त में, अगस्त का सितंबर में, अगस्त का सितंबर में नहीं भी है तो अक्टूबर में चला ही जाएगा। लेकिन सर ईयर एंड के ऊपर हमें देखना होगा कि कितने महीनों का कंट्रीब्यूशन ऐसा है जो अभी तक फंड में नहीं गया, चले जाना चाहिए। हर महीने के महीने जैसे ही एम्प्लॉई सर्विसेज दे देगा एम्प्लॉयर ने, अब वो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का ड्यू हो गया, फंड में जाएगा। अच्छा सर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन ड्यू हो गया, फंड में जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। अब मिसाल के तौर पर सर एम्प्लॉयर ने अपना मई का और जून का ये 2.5 मिलियन और ये 2.5 मिलियन अभी तक फंड में नहीं डाला है, पेबल में खड़ा हुआ है। तो हमने कहा सर पेबल में खड़ा हुआ है तो ही तो हमें पता है अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, ईयर एंड के ऊपर लायबिलिटी शो हो रही होगी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और फंड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यही अमाउंट रिसीवेबल में शो हो रही होगी। क्या ख्याल है, जो कंपनी की लायबिलिटी वही फंड का क्या रिसीवेबल, क्योंकि फंड एक अलग एंटिटी है तो उसके भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे होंगे। क्या ख्याल है, वो भी तो रिसीवेबल पेबल बुक कर रही होगी ना एंटिटी फंड, तो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिसीवेबल शो हो रहा होगा। ये इट्स वेरी सिंपल। अच्छा भाई, तो हमने कहा सर ये जो 2.5 और 2.5 है जो कि मिलके बना 5 मिलियन, ये लायबिलिटी आ रही होगी इफ नॉट पेड इन फंड, और ये करंट लायबिलिटी आ रही होगी कि 1 महीने में 2 महीने के अंदर हम फंड को पे कर देंगे। अच्छा ये लायबिलिटी पे हो गई तो सर क्या ये शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं? हमने कहा नहीं, ये हैं लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। क्यों? क्योंकि इसका बेनिफिट तो एम्प्लॉय को आज नहीं मिल रहा, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी तो खत्म हो गई, एम्प्लॉयर ने तो कंट्रीब्यूशन फंड में दे दिया, लेकिन क्या एम्प्लॉय को बेनिफिट आज मिल रहा है? हमने कहा नहीं मिल रहा, एम्प्लॉय को बेनिफिट आज नहीं मिल रहा। कब मिलेगा? आफ्टर cessation of employment, after ending of the employment tenure, after retirement। बात समझ आ रही? तो इसको, इस तरह के प्लान्स को या इस तरह के फंड्स को या इस तरह की स्कीम्स को कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। क्यों कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन? क्योंकि सर कंपनी ने अपना कंट्रीब्यूशन डिफाइन किया हुआ, बड़ा सिंपल फॉर्मूला, बड़ा सिंपल डिफाइन किया हुआ है, क्लियर, कंसाइज, टू द पॉइंट एंड वेरी असर्टेनेबल, वेरी क्लियर। ये मुझे कंट्रीब्यूशन देना है, इतना मुझे कंट्रीब्यूशन देना है, और हर महीने उसको कंट्रीब्यूशन उसने फंड में दे दिया, खत्म हुई कहानी। अब कंपनी की कोई लायबिलिटी नहीं बनती, जो कंपनी ने वादा किया पूरा कर दिया, और अगर कोई कंट्रीब्यूशन फंड में पे नहीं किया उतना पेबल आता रहेगा कंपनी की बैलेंस शीट में, ईयर एंड के ऊपर कट ऑफ के ऊपर वो लायबिलिटी शो हो जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सिंपल है बहुत। अच्छा, जैसे मैंने बता भी दिया कि अगर पे हो गया होगा तो ये बैंक से क्रेडिट हो जाएगा, निकल जाएगा, और अगर नहीं पे हुआ होगा तो लायबिलिटी आती रहेगी बैलेंस शीट में। देख लो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पेबल के नाम से। तो हमने एंट्री बाय एंट्री चल के हर चीज की नब्ज पकड़ ली कि अकाउंटिंग एंट्रीज बुक कैसे होंगी। एक अकाउंटेंट को सबसे अच्छा समझ आता तब जब उसको एंट्री बाय एंट्री चलाया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हर चीज की एंट्री बना के समझें हर चीज को। ठीक होगी बात?
तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी प्रोविडेंट फंड की, विच इज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जिसमें एम्प्लॉयर की या कंपनी की लायबिलिटी क्या है, टू द एक्सटेंट ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द फंड, दैट्स इट। फंड क्यों बनाया जाता ये भी बता दिया, पूरी एग्जांपल देखिए कहानी के साथ। एम्प्लॉय बेनिफिट है, क्या है, कैसे है, सब बता दिया, अकाउंटिंग एंट्रीज के साथ हमने सब कुछ डन डस्टेड हो गया। अब हम आते हैं अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर, उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ग्रेच्युटी फंड की। अब ग्रेच्युटी फंड है क्या? ने कहा सर लॉ आमतौर पर कंपलसरी करता है प्रोविडेंट फंड को, कि कंपनी ने प्रोविडेंट फंड तो बनाना है, एम्प्लॉई के बेनिफिट्स के लिए प्रोविडेंट फंड तो कंपनी ने बनाना है, ठीक होगी बात। ये लॉ कंपनी के ऊपर रिक्वायरमेंट लगाता है, एम्प्लॉयमेंट लॉज लगाता है। लेकिन सर क्या कंपनी, ये मैं आम तौर पर बात कर रहा हूं, इट मे नॉट बी वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो सर क्या कंपनी कोई और फंड भी दे सकती है एम्प्लॉयज के लिए? जी, कंपनी जितना एम्प्लॉय को मोटिवेट रखेगी उतना अच्छा है भाई। जितने बेनिफिट्स आप दोगे उतनी डिटर्मिनेशन से, उतनी हिम्मत से, उतनी लगन से काम करेगा। तो कंपनी ने कहा कि भाई प्रोविडेंट फंड तो लॉ कह रहा है हम तेरे को दे रहे हैं, हम एक और फंड भी देंगे तुमको, जब तुम छोड़कर जाओगे तुमको एक और बेनिफिट देंगे। तो सर इतने बेनिफिट अगर एम्प्लॉयमेंट छोड़ने पे मिल रहे हैं तो एम्प्लॉय बोलेगा यार मैं छोड़ ही देता हूं। हमने कहा नहीं, द केस इज वाइस वर्सा। एम्प्लॉय ये नहीं कहेगा कि मैं छोड़ देता हूं, ये बेनिफिट्स जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर बढ़ेगा बढ़ते चले जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? मिसाल के तौर पर ये ऐसा ही है, बहुत बेसिक मिसाल देके समझाता हूं मैं कुछ चीजों को ताकि क्विकली समझ आते। ये ऐसा ही है कि आप कुएं पे गए और एक मशकीज़ा है आपके पास पानी भरने का। क्या है? पानी भरने का। और आप उसमें पानी भर रहे हैं, ठीक है, और पानी भर रहे हैं। अब वो मशकीज़ा पानी भरते के साथ बड़ा हो रहा है। आपको बेनिफिट मिलेगा कब? आपको बेनिफिट मिलेगा तब जब आप इसमें से पानी को डिराइव कर लोगे, ठीक, पानी निकाल लोगे, तभी मिलेगा ना बेनिफिट। लेकिन क्या अभी हम पानी निकाल रहे हैं? हमने कहा नहीं सर, इंसान लालची है, ठीक है। ये इस पानी की मिसाल को तुम थोड़ी देर के लिए ये कंसीडर कर लो कि एक बड़ा सा रूम है और उस रूम के अंदर सोना पड़ा हुआ है। हमने कहा सोना डाल लो इसमें, थैला है, एक बड़ा सा थैला है, एक बोरी है, उसके अंदर जितना सोना डाल सकते हो डालो। डालना शुरू कर दिया हमने, डाल रहे हैं, भर रहे हैं, बोरा बड़ा हो रहा है, फूल रहा है। मैंने कहा बेनिफिट कब मिलेगा? जब सोना उस बोरे से बाहर आएगा। आर यू गेटिंग दिस? और भाई निकाल लो ना फिर सोना। निकाल, अभी तो भरने का टाइम है, भरेंगे फिर निकालेंगे। अरे भाई कितना भरेगा? बहुत भर लिया, 50 किलो हो गया। अरे नहीं भाई, इसको तो 100 किलो करेंगे, फिर खाली करेंगे घर जाके। अरे भाई 100 हो गया, अब जा घर, और घर जाके खाली कर, बेगम इंतजार कर रही है कितना सोना लेकर आता है। अरे पागल, बेगम कहेगी इसमें मजीद ठूसा जा सकता था, इसमें मजीद ठूसा जा सकता था, और ठूस लेते। तो देखने को तो क्या लग रहा है यहाँ पे भी कि सर ये तो बेनिफिट मिल रहा है टर्मिनेशन पे, तो इसका मतलब हर बंदा ही एम्प्लॉयमेंट छोड़कर चले जाएगा कि मैं छोड़ के जाऊंगा तो बेनिफिट मिलेगा। ये बेनिफिट डिजाइन ही इस तरह से हुए हैं कि जितना टेन्योर तुम बड़ा करते चले जाओगे ये बेनिफिट बड़ा होता चला जाएगा। तो इस बेनिफिट को बड़ा करने के चक्कर में तुम्हारा टेन्योर बड़ा होता चला जाएगा। और एम्प्लॉयर ये तो चाहता है, एम्प्लॉयर चाहता यही है कि तुम्हारा टेन्योर बड़ा होता चला जाए और तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन बढ़ जाए, ताकि तुम जो सर्विसेज दे रहे हो कंपनी को वो देते रहो, कंपनी फूलती रहे। फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस थैले को बड़ा करने के चक्कर में अल्लाह को ही प्यारे हो जाओ तुम, और ये थैला तुम्हारे बच्चों को, बीवी बच्चों को मिले, तुम इसमें से कुछ भी ना खा सको, कुछ भी ना पी सको। आर यू गेटिंग दिस? सो these funds are basically to attract employees towards longer period of employment. दिखने में लग रहा है कि सर ये बेनिफिट तो मिल रहा है छोड़ने के बाद, तो छोड़ ही देते हैं, 10 साल हो गए तो फिर छोड़ दे 10 साल बाद। नहीं, 10 साल बाद एम्प्लॉय बोलेगा 10 साल और रुक जाता हूं, ये फंड और बड़ा हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस?
लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द ग्रेचुटी फंड. क्या है ग्रेचुटी फंड? देखो, कोई भी फंड नाम से डीसीपी नहीं होगा, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान नहीं होगा. कि सर ग्रेचुटी फंड है तो वो तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान ही होगा. कि ग्रेचुटी फंड है तो वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान ही होगा. नहीं, कोई फंड भी नाम से नहीं होगा. मिसाल के तौर पर मैं कहूं तेरे एक भाई हैं असलम, ये अच्छे हैं या बुरे हैं? हमने कहा ये अच्छे हैं या बुरे हैं ये नाम से नहीं पता लगा सकते. हमने कहा सर नाम से पता नहीं लगा सकते तो इनकी शक्ल देख लेते हैं, शैतानी लग रहे हैं या शरीफ लग रहे हैं. हमने कहा शक्ल से भी नहीं पता लगा सकते. बहुत से लोग होते हैं शक्ल से शरीफ दिखते हैं, नाम से भी शरीफ होते हैं, शक्ल से भी शरीफ होते हैं, लेकिन दरअसल शरीफ नहीं होते. तो हमने कहा सर शक्ल पर जाना बेवकूफ़ी है, नाम पर जाना बेवकूफ़ी है, काम पर जाया जाए, उनके एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पर जाया जाए. देन वी कैन कंक्लूड, देन वी कैन डिसाइड कि भाई ये बंदा अच्छा है या बंदा बुरा है. तो हमने कहा फंड इटसेल्फ आपको नहीं बताएगा कि मैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन हूं या मैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान हूं. आपको फंड की कैरेक्टरिस्टिक्स, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखना पड़ेगा. देन यू विल एबल टू डिसाइड, देन यू विल बी एबल टू कंक्लूड कि ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान है या डिफाइंड बेनिफिट प्लान है. ठीक है. अब आपने कहा ग्रेचुटी फंड तो सर क्या ग्रेचुटी फंड डीसीपी है या डीबीपी? आई विल यूज द शॉर्ट फॉर्म, डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान एंड डिफाइंड बेनिफिट प्लान. इज इट अ डीसीपी और अ डीबीपी? हमने कहा वैसे तो अभी हमें पता ही नहीं है कि डीबीपी होता क्या है, लेकिन नाम नहीं बताएगा, काम बताएगा. अब आओ जरा देखते हैं. तो सर ग्रेचुटी फंड की स्कीम कुछ इस तरह से हो सकती है कि एम्प्लॉयर ने कहा, एम्प्लॉयर ने प्रॉमिस किया, प्रॉमिस तो एम्प्लॉयर ही करेगा ना, माल तो वही दे रहा है. सो ऑल दिस विल बी बेस्ड अपॉन द प्रोमिसेस ऑफ एम्प्लॉयर. याद रहे, एम्प्लॉयर ने प्रॉमिस किया. क्या प्रॉमिस किया सर, क्या प्रॉमिस किया हमें बता दें. अच्छा, एम्प्लॉयर ने प्रॉमिस ये किया, एम्प्लॉयर ने या कंपनी ने जहां पर वो एम्प्लॉय काम कर रहा था, एम्प्लॉयर ने प्रॉमिस ये किया कि भाई प्रोविडेंट तो मिल रहा है, हम तुमको एक और बेनिफिट भी देंगे. हम एम्प्लॉय हम तेरे बेनिफिट के लिए क्या बना देंगे, एक फंड बना देंगे. उसका नाम हमने क्या रख दिया, ग्रेचुटी फंड. ग्रेचुटी का मतलब होता है, ग्रेचुटस से निकला ये वर्ड, ग्रेचुटस से ये वर्ड निकला है. ग्रेचुटस मींस वॉलंटरली, हमारी मर्जी, हमारी खुशी से, हम अपनी खुशी से तुमको एक बेनिफिट देना चाहते हैं. सर आप क्या बेनिफिट देना चाहते हैं? हम ये बेनिफिट देना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ए एम्प्लॉई तेरी सैलरी महीने की कितनी है? हमने कहा हमारी सैलरी महीने की है 3 लाख रुपए. ए मिस्टर ए तेरी सैलरी महीने की कितनी है? 3 लाख रुपए. एम्प्लॉयर ने कहा कि हम एक और बेनिफिट भी देंगे तुझे, एक और फंड बना दिया है, तेरी सैलरी में से कुछ नहीं काटेंगे. वो तो प्रोविडेंट फंड चल रहा, वो अलग मैकेनिज्म है. तेरी सैलरी में से, इस फंड में तेरी सैलरी से कुछ नहीं काटेंगे, और हर महीने हम इस फंड में तेरी ग्रॉस सैलरी का नहीं, तेरी बेसिक सैलरी का. अच्छा, ग्रॉस और बेसिक में क्या फर्क होता है? एक होती है बेसिक सैलरी, मिसाल के तौर पर इसकी बेसिक सैलरी होगी 1.5 लाख. उसके बाद उसको मिलते होते हैं बेनिफिट्स. बेनिफिट्स एंड पर्क्स. अभी मेरा इतना टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है और मेरा एरिया ऑफ डिस्कशन रहता है, क्योंकि टैक्स के अंदर एक पूरा हेड ऑफ इनकम है सैलरी का, जिसको बड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो मैं अपने आप को कैसे रोके हुए हूँ ये मैं जानता हूँ, क्योंकि अगर मैं सैलरी की डिस्कशन पर, बेनिफिट्स पर, पर्क्स पर और एम्प्लॉई बेनिफिट्स पर निकल गया तो इतने लेक्चर्स हो जाएंगे कि आप बोलेंगे सर बस कर दें आप. ठीक है. सो आई एम कंट्रोलिंग माई सेल्फ बिकॉज देयर इज अ लॉट टू डिस्कस ऑन दिस. देयर इज अ लॉट ऑफ technical discussion, intellectual discussion on salary, on benefits, on perks, their treatments, their taxation, their accounting treatments. But obviously, we will limit our discussion in the larger interest of the course, ताकि ये जो टॉपिक है ये हम समेट सकें. अच्छा, बेसिक सैलरी, बेनिफिट्स. अच्छा, बेसिक सैलरी है 1.5 लाख. फिर होते हैं बेनिफिट्स एंड पर्क्स, यानी कि फिर मिलता है उसको 10% मेडिकल अलाउंस, यानी कि 15,000 हो गया. फिर उसको मिलेगा 50% हाउस रेंट अलाउंस, 75,000 हो गया. फिर उसको मिलेगा 40% यूटिलिटीज़ अलाउंस,
ये अल्लाह भला करे 50,000 60,000 हो गया। तो अब जब तुम इसको सबको सम करोगे तो ये बनेगा 3 लाख। तो बेसिकली बेसिक सैलरी उसको बोलते हैं जिस पर और बाकी सारे बेनिफिट्स की परसेंटेज बेस कर रही होती है। दैट प्रूव्स टू बी अ बेसिक लाइन ऑफ रेफरेंस, बेसिक सैलरी। तो बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे भी होते हैं जो बेसिक सैलरी पर बेस करते होते हैं। अच्छा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि पहले जो एग्जाम्पल थी मैं आपको बेसिक और ग्रॉस में कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, तो मैंने कहा बस सैलरी। लेकिन प्रोविडेंट फंड is also based upon basic salary most of the times. 99.9% of the times provident fund is also based on basic salary. ग्रेचुटी फंड किस पे बेस करता है सर? वो भी बेसिक सैलरी पर ही बेस करता है आमतौर पर। ग्रॉस पे भी कर सकता है, कोई करना चाहे तो, मैं कह रहा हूं मना नहीं है, आमतौर पर बेसिक पर होता है। क्योंकि जब सारे बेनिफिट उस पर बेस करते होते हैं तो चूंकि ये भी तो बेनिफिट्स ही है ना, ग्रेचुटी और प्रोविडेंट, तो ये भी बेसिक पर ही बेस कर रहे होते हैं आमतौर पर। देखो जबरदस्त बात हो गई। तो एम्प्लॉयर ने कहा कि 3 लाख तेरी ग्रॉस सैलरी है, 1.5 लाख तेरी बेसिक सैलरी है। मैं ये करूंगा कि तेरी बेसिक सैलरी का 5% मैं इस फंड में कंट्रीब्यूट करता रहूंगा हर महीने करता रहूंगा जब तक तू है मेरे पास एम्प्लॉई। तो सर इस फंड में जाएगा ये पैसा, तो उसका क्या होगा? ये कहीं इन्वेस्ट होगा, इसके ऊपर सूद जमा होता रहेगा, जहां भी जाएगा इन्वेस्ट होगा, जितना भी पैसा जमा होगा वो तेरा है। ये 5% जो मैं कंट्रीब्यूशन कर रहा हूं तेरे नाम पे, ये भी तेरा, और जब तक तू है डालता रहूंगा मैं, जब छोड़ के जाएगा ये तेरा। और इसके ऊपर जो इनकम जनरेट हो रही होगी, अर्न हो रही होगी, एक्यूमुलेट हो रही होगी, सूद जमा हो रहा होगा, वो भी जब छोड़ के जाएगा तेरा। इसका मतलब कि सर हर महीने क्या 7,500 एम्प्लॉई मेरे नाम पर इस फंड में डाल रहा है? आंसर इज यस। और जब मैं छोड़कर जाऊंगा तो ये मैं लेकर चले जाऊंगा। तो क्या ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान हो गया? सर ये तो वही खुसूसियत है जो आपने पहले बताई थी, इसमें एम्प्लॉई कोई कंट्रीब्यूशन नहीं डाल रहा। अच्छा देखो, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन डाले ना डाले, इससे प्लान की कैरेक्टरिस्टिक पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा ना, क्योंकि वो तो एम्प्लॉई ने पैसे डाले हैं, उसको वापस मिल जाएंगे, वो तो उसी के पैसे हैं, उसी को वापस मिल जाएंगे। इसमें रॉकेट साइंस क्या है? मसला हमें एम्प्लॉयर के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं ये स्टैंडर्ड। तो हमने कहा सर इस केस के अंदर भी एम्प्लॉयर ने अपना कंट्रीब्यूशन लिमिट कर लिया। एम्प्लॉयर कहता है माय लायबिलिटी इज रिस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन पेड इनटू द फंड। दैट्स इट, खत्म हुई कहानी। आर यू गेटिंग दिस? तो मेरा कंट्रीब्यूशन जितना आ जाएगा फंड में, मेरी लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन। मैंने 5% डाल दिया इसके अंदर, 7,500 तेरी सैलरी अगर 4 लाख हो जाएगी, उसके हिसाब से मैं कंट्रीब्यूशन 5% डालता रहूंगा तेरी बेसिक सैलरी के हिसाब से। जब तू छोड़कर जाएगा 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल बाद, जितना पैसा इसके अंदर जमा हो गया होगा तो लेके चले जाना। दैट्स इट, खत्म हुई कहानी। तो जरा हमने कहा ये वाली जो स्कीम्स हुआ करती हैं, ये वाले जो प्लान हुआ करते हैं, इसे हम कहते हैं डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयर पर जिम्मेदारी, लायबिलिटी उतनी ही है जितना वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जैसे ही कंट्रीब्यूशन किया, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी हुई खत्म, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी हुई खत्म। दैट्स इट। इस फंड में कंट्रीब्यूट कर दिया। अब जब एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा, अब वो फिर फंड की अकाउंटिंग है। पैसे फंड को दे दिए, अब फंड की एक बैलेंस शीट बनती है, फंड का एक ऑडिट होता है, और एम्प्लॉय को पे करने की जिम्मेदारी है किसकी है? फंड की है। तो अब वो फंड की बैलेंस शीट के अंदर पेबल आता रहेगा, कंट्रीब्यूशन आता रहेगा, सारी चीजें आती रहेंगी। वो भी हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है IAS 19 के अंदर, उसके लिए एक अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। ठीक होगी बात? तो हमने कहा सर इस केस के अंदर भी एम्प्लॉयर की जो लायबिलिटी थी, दैट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द कंट्रीब्यूशन मेड इनटू द फंड। अच्छा भाई, तो अब इसी ग्रेचुटी फंड की मिसाल लेते हैं। फंड सेम रखते हैं, फंड यही है। फंड की खुसूसियत चेंज हो गई। हमने कहा सिर्फ फंड की खुसूसियत चेंज हो गई, ग्रेचुटी फंड ही है, लेकिन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है जरा देखना। इस केस में, ये केस B है, सेपरेट केस,
सेपरेट केस फ्रॉम द अबव। इस केस में एम्प्लॉयर ये वादा कर रहा है किससे? एम्प्लॉई से। ए एम्प्लॉई, तू मेरा एम्प्लॉई है, मुझे जान से ज़्यादा अजीज है, मैं तुझे बेनिफिट देना चाहता हूँ। एम्प्लॉय कहता है सर प्लीज़ दें, जल्दी से दें। ये एम्प्लॉयर, ये एम्प्लॉई यानी कि कंपनी है ये, और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या कहता है कि जब भी तू छोड़ के जाएगा 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद, जब भी तू छोड़ के जाएगा, ये तो फंड है ना, एम्प्लॉय को कहता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कहता है कि जब भी तू छोड़कर जाएगा, आज तेरी सैलरी कितनी है? तो एम्प्लॉय कहता है, एम्प्लॉय का नाम है अजहर। अजहर साहब कहते हैं सर आज मेरी सैलरी है 1.5 लाख। तो एम्प्लॉयर कहता है ए मेरे प्यारे एम्प्लॉई, जब भी तू छोड़कर जाएगा, मिसाल के तौर पर तू छोड़कर गया आज से आफ्टर 20 ईयर्स, जब तेरी सैलरी थी 20 साल बाद बढ़ते बढ़ते सैलरी पहुंच चुकी है इसकी 9 लाख। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि एम्प्लॉई बेसिक पे बोल रहा है या ग्रॉस पे बोल रहा है। अज्यूम करो ये इसकी बेसिक सैलरी है, और अज्यूम करो ये 9 लाख भी इसकी क्या है? बेसिक सैलरी। तो एम्प्लॉयर ये कह रहा है कि आज से 20 साल बाद जब तेरी बेसिक सैलरी 9 लाख है और तेरी ग्रॉस सैलरी 17-18 लाख रुपए है, सीनियर लेवल का बंदा है, CFO लेवल का, तो जो तेरी लास्ट सैलरी होगी ना, उसको तू मल्टीप्लाई कर दे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस से। कितना बनता है बोलो? 20 इंटू 900, मैंने कहा सर 18 मिलियन, 1,80,00,000। तो एम्प्लॉयर कहता है कि जब तू छोड़कर जाएगा मैं तुझे 1,80,00,000 रुपए दूंगा। जो भी तेरी लास्ट सैलरी होगी, मुझे नहीं पता क्या लेती तेरी लास्ट सैलरी, जितनी तू मेहनत करेगा उतनी तेरा इंक्रीमेंट होगा, उतनी तेरी लास्ट सैलरी अच्छी होगी, जाहिर सी बात है, उतना तू तरक्की करेगा। तो तू बस तू जान लगा के, दिल लगा के मेहनत करता रहे, बस लगा रहे, बढ़ाता रहे सैलरी। फिर जब तू छोड़कर जाएगा तेरे बाल सफ़ेद हो जाएंगे, तेरी हड्डियां जवाब दे जाएंगी और हम तुझे लात मार के बाहर निकाल रहे होंगे। धीरे धीरे में एम्प्लॉयर कह रहा है तेरी लास्ट सैलरी जो भी होगी उसको तो मल्टीप्लाई कर देना अपने नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस से। जो अमाउंट बनता होगा वो अमाउंट तू हमसे बेनिफिट के तौर पर ले जाना। नहीं कहा सर ये वादा कुछ ज्यादा नहीं हो गया? थोड़ा सा ज्यादा हो गया। ये पिछले वाले वादे से किसमें क्या फर्क है? पिछले वाले वादे से सर इसमें बहुत फर्क है। पिछला वाला जो वादा था उसमें एम्प्लॉयर जो वादा कर रहा था वो ये कर रहा था, मैं फंड में इतने पैसे डालूंगा, जब जाए लेते जाना। इधर एम्प्लॉयर वादा क्या कर रहा है? सर वादा थोड़ा बड़ा हो गया। यहां पे क्या वादा बड़ा हो गया? एम्प्लॉयर कह रहा है तू जब भी छोड़कर जाए। अब सर इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ गए और बहुत सारे अननोन वेरिएबल्स आ गए। क्या सर एम्प्लॉयर को नहीं पता व्हेन द एम्प्लॉय विल लीव, जाएगा कब, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? एम्प्लॉयर को यह भी नहीं पता इसकी लास्ट सैलरी क्या होगी। ना एम्प्लॉयर को यह पता है कि एम्प्लॉय छोड़कर कब जाएगा, ना एम्प्लॉयर को यह पता है कि इसकी लास्ट सैलरी क्या होगी। लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर ने मुंह फाड़ के वादा कर दिया। क्या वादा कर दिया? जब भी तू जाएगा, जो भी तेरी लास्ट सैलरी होगी उसको तो मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ सर्विस से, जितने पैसे बनते हैं ना मुझसे ले जाना। ओ
बड़ा वादा है सर। तो हमने कहा सर हमें तो पता ही नहीं है कि एम्प्लॉयर की लायबिलिटी बनेगी कितनी, और जो भी बनेगी उस वक्त के हिसाब से जितनी भी बनेगी वो एम्प्लॉयर को पे करना पड़ेगी। यस, क्योंकि सर यहां पर एम्प्लॉयर ने कोई कंट्रीब्यूशन कमिट नहीं किया कि इतना कंट्रीब्यूट करूंगा, जाते हुए ले जाना। यहां पर एम्प्लॉयर ने बेनिफिट कमिट कर लिया। क्या कमिट कर लिया है? बेनिफिट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, यहां पर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन कमिट नहीं किया है, यहां पर एम्प्लॉयर ने बेनिफिट कमिट कर दिया है, और इसीलिए हम इसे कहेंगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड बेनिफिट प्लान, डिफाइंड बेनिफिट स्कीम कहेंगे इसको। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा भाई, सर ये तो मुश्किल हो गया, हो तो गया। लास्ट सैलरी भी नहीं पता, नहीं पता। कब छोड़ के जाएगा नहीं पता, नहीं पता। और मुंह फाड़ के कर लिया है वादा, जी सर वादा कर लिया है। तो हमने कहा इसे कहेंगे डिफाइंड बेनिफिट प्लान। तो सर क्या करें? क्या ये 18 मिलियन की लायबिलिटी आज रिकॉर्ड कर लें? हमने बोला तुम्हें पता ही नहीं है कि लायबिलिटी कितनी होगी। जब वो छोड़कर जाएगा उस वक्त की लायबिलिटी क्या तुम्हें पता है? नहीं पता। क्या रिकॉर्ड करें? और हो सकता है कि तुम सोच रहे हो ये 20 साल बाद छोड़कर जाएगा, और हो सकता है 3 साल बाद इसका कार एक्सीडेंट के अंदर इंतकाल हो जाए, अल्लाह ना करे। फिर क्या करें? तो क्या ये 18 मिलियन हम रिकॉर्ड कर लें आज एज अ लायबिलिटी? सवाल, ये लायबिलिटी है ही नहीं। आपको क्या पता यही लायबिलिटी है? और आपको क्या पता कि 20 साल बाद इसकी सैलरी 9 लाख हो जाएगी? हो सकता है इतना बुरा परफॉर्म करे कि आप इसकी सैलरी को सिर्फ और सिर्फ 2-2% करके बढ़ा रहे हो, और 20 साल बाद भी इसकी सैलरी हो 3 लाख। सर ना हमें उसकी सैलरी पता है, ना हमें ये पता है कि कितने साल काम करेगा, उतने साल जिंदा भी रहेगा या नहीं, हमारी कंपनी भी होगी या नहीं, क्या सैलरी होगी, हम कैसे लायबिलिटी रिकॉर्ड करें? उससे भी पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या हमें ये लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी चाहिए है? शुड वी? इज इट आवर लायबिलिटी टुडे? क्वेश्चन मार्क। देखना पड़ेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो सर बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ गए, एंड यस दिस इज द पॉइंट वेयर द इंटरेस्ट कीप्स ऑन डेवलपिंग। सर होगा क्या, करेंगे क्या, रिकॉर्डिंग कैसे होगी, अमाउंट कैसे आएगी, सारा फिगर, सारे वेरिएबल्स कहाँ से आएंगे? सर एम्प्लॉयर ने तो बहुत बड़ी बल्ली ले ली, बहुत बड़ी टोपी ले ली, उसको क्या पता कि जब एम्प्लॉय छोड़कर जाएगा तो कितना पैसा देना होगा। हमने कहा हाँ, ये खतरनाक वादा कर लिया एम्प्लॉयर ने। खैर जो भी होगा वो तो आपको अगली वीडियो में ही पता लगेगा, लेकिन एक बात तय है, इसे कहते क्या हैं, इस अरेंजमेंट को कहते क्या हैं? जहां पर वेयर, इसको हाईलाइट नहीं करना चाहिए मुझे, सॉरी, वेयर द एम्प्लॉयर कमिट्स बेनिफिट rather than specified contribution, वो हम कहते हैं डिफाइंड बेनिफिट प्लान। क्योंकि यहाँ पर कंट्रीब्यूशन डिफाइंड नहीं है। अब एम्प्लॉयर खुद परेशान है, मैं कंट्रीब्यूशन करूँ तो कितना करूँ? मुझे पता ही नहीं है कि मैं कितना कंट्रीब्यूशन करूँ कि इस फंड के एसेट्स इतने हो जाएं, क्योंकि देखो है तो फंड ना, पैसा 18 मिलियन इतना बड़ा अमाउंट है, ये चलो 18 नहीं हो 10 मिलियन भी हो तो भी इतना बड़ा अमाउंट है कि अगर मैंने अलग से एंटिटी ना बनाई, होता क्या है
कि अगर कंपनी अलग से एंटिटी ना बनाए और पैसे उस एंटिटी में ना डाले, जमा ना करे, कमेटी ना रखे, कमेटी के तौर पर पैसे जमा ना करे, तो जब एम्प्लॉई छोड़कर जाएगा तो कंपनी के पास हो सकता है पैसे ही ना हो, कंपनी खुद लिक्विडिटी क्राइसिस में हो, कंपनी वो पैसे इस्तेमाल कर चुकी हो, कंपनी वो पैसे खा चुकी हो, कंपनी लिक्विडेट हो चुकी हो। हमने कहा सर जो एम्प्लॉइज थे उसके पैसे भी ले डूबी कंपनी, फंड तो अलग होगा। अब एम्प्लॉयर आपसे पूछ रहा है, आपके पास आया है, आप SBR पढ़ रहे हो ना KNS से, यार ज़रा ये तो बता दो कि मैं इस फंड के अंदर कितने पैसे डालूं कि मेरी ऑब्लिगेशन सिक्योर हो जाए, कि मेरा वादा वफा हो जाए। मैं इस फंड में कितने पैसे डालूं, कितना कंट्रीब्यूशन डालूं, क्योंकि मैंने जो वादा किया है वो कंट्रीब्यूशन का तो वादा ही नहीं किया, मैंने तो वादा किया है बेनिफिट का। बेनिफिट क्या है मुझे पता ही नहीं, कितने साल जिएगा मुझे पता ही नहीं। तो मैं इस फंड में कंट्रीब्यूशन डालूं कितना कि ये फंड इतना फूल जाए, इतना काबिल हो जाए, कब? 20 साल बाद, कि जब ये एम्प्लॉय छोड़कर जाने लगे तो इसमें से 18 मिलियन हम इसको देके फारिग करते हैं। और ना सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है यहां पर, कंपनी के 250 एम्प्लॉइज हैं। तो कंपनी कह रही है मुझे ये बता दो कि मैं कितना कंट्रीब्यूशन इस फंड में डालूं कि ये फंड इतना काफी हो जाए, इतना पैरों पे खड़ा हो जाए, इतना ही इसके अंदर माल आ जाए कि जब जो एम्प्लॉय जिस टाइम पर छोड़कर जा रहा होगा ये फंड उसको मेरे वादे के मुताबिक पैसे देकर फारिग करे। हमने कहा गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन हम इस सिचुएशन में करेंगे क्या? इसके लिए अगली वीडियो मुलाहिजा फरमाइए। इसको यहीं तक रखेंगे बेटा, इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। और इसको मैं थोड़ा सा ज़रा रिकैप कर दूं इस वीडियो को क्लोज करने से पहले। हमने 2 तरह की चीज़ें पढ़ी। हमने पढ़ा सर व्हाट इज़ अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, ऐसा प्लान, ऐसा बेनिफिट प्लान जो एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए है, जाहिर सी बात है, लेकिन उसमें एम्प्लॉयर कमिट क्या कर रहा है? कंट्रीब्यूशन कमिट कर रहा है कि मैं इतने पैसे डालूंगा, जब तुम जाओगे लेके चले जाना, गुड बाय बोल देना मुझे। डिफाइंड बेनिफिट प्लान क्या है सर? ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान, इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को कमिट नहीं कर रहा है, इसमें एम्प्लॉयर कमिट कर रहा है एक बेनिफिट को। भाई मैं तुझे बेनिफिट दूंगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर इसको मैं बिल्कुल ही सीधी सलीस अल्फाज में बोलूं, मिसाल के तौर पर बहुत छोटी मिसाल के थ्रू बहुत बड़ी बात समझ आ जाती है, चुटकी बजाते हैं। माँ अपनी बेटी को कह रही है कि बेटा तेरी शादी हो जाए, जब तेरी शादी हो रही होगी ना तो मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगी। क्या दूंगी? 5 लाख रुपए दूंगी। तो बेटी खुश हो गई और अम्मा ने कहा कि ज़बरदस्त बात हो गई, 5 लाख मैंने बेटी को देने और अब इसकी शादी में 5 साल बाकी हैं, तो हर साल 1-1 लाख रुपए का अलमारी के अंदर जमा करती रहूंगी और जब बेटी की शादी होने लगेगी तो 5 लाख। केस नंबर 2, अम्मा ने बेटी से वादा किया जब तेरी शादी हो रही होगी तुझे मैं 5 तोला सोना दूंगी। इतने पैसे आज नहीं है अम्मा के पास कि मार्केट से जाके पैसे ले ले। और हमने कहा सर पता भी नहीं शादी कब होगी, 5 साल भी हो सकते हैं, 6 साल भी लग सकते हैं, एक तो पता भी नहीं है और ये भी नहीं पता कि 5 साल बाद ये जो सोना है ये कितने का होगा। आज मिसाल के तौर पर 5 लाख का है, लेकिन 5 साल बाद जिस हिसाब से सोने का रेट बढ़ा है, आपको पता है कैसे क्या हो गया? वो जो 5 लाख का सोना था वो 50 लाख का हो गया, वो 1 करोड़ का हो गया, ठीक है। क्योंकि अब अम्मा ने अमाउंट या कंट्रीब्यूशन कमिट नहीं किया, क्या कमिट कर लिया? बेनिफिट कमिट कर लिया। अम्मा ने क्या कमिट कर लिया? बेनिफिट कमिट कर लिया। तुझे 5 तोला सोना दूंगी, तुझे उस वक्त होंडा सिविक दूंगी। अब होंडा सिविक की वैल्यू कहां से कहां पहुंच गई यार, अम्मा को पता ही कुछ नहीं था। बेनिफिट कमिट कर लिया, तो जहां बेनिफिट कमिट कर लिया वहां फंस गए। अब कितने पैसे जमा करने हैं, कितने पैसे सेव करने हैं, कितने पैसे फंड में डालने हैं, कितने अलमारी में जमा करने हैं, कितने की कमेटी डालनी है, आपको पता ही नहीं। सेम इज द केस हेयर इन द डिफाइंड बेनिफिट प्लान, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे और हम इसके जितने भी क्वेश्चन मार्क्स हैं, जितने भी ताले हैं, जितने भी इसको कह लो कि सस्पेंस पॉइंट्स हैं, उस पर से पर्दा उठाएंगे कि व्हाट विल हैपन विद द डिफाइंड बेनिफिट प्लान, हाउ आर वी गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट, इज इट अ लायबिलिटी टुडे, इफ यस एट व्हाट अमाउंट वी शुड बुक इट, इफ यस हाउ वी शुड बुक इट, many questions. So thank you for watching this video. Let's keep it till here in this video. Thank you so very much. May Allah bless you all. Take care a lot. मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।